स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मलयगढ़ के राजा मलय केतु की एक बेटी थी जिसका नाम था राजकुमारी कुसुमलता। राजकुमारी कुसुमलता अपनी सुंदरता और समझदारी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि कई दूसरे राज्यों के राजकुमार राजकुमारी से शादी करने की इच्छा रखते थे, लेकिन महाराज मलय केतु इन राजकुमारों की तरफ से आने वाले शादी के रिश्तों के लिए मना कर दिया करते थे। बात ये नहीं थी कि वे सभी राजकुमार खूबसूरती और बहादुरी में किसी से कम थे। महाराज के द्वारा इन सभी के रिश्तों के लिए मना कर देने की केवल एक ही वजह थी, और वो ये थी कि राजकुमारी कुसुमलता महाराज की इकलौती बेटी थी। महाराज मलय केतु उससे बहुत ही प्रेम करते थे, इसीलिए राजा ये नहीं चाहते थे कि उनकी लाडली बेटी की शादी किसी दूर दराज के राज्य में हो जाए और उनकी बेटी उनसे अलग होकर दूर चली जाए। महाराज ने मन ही मन में ये सोच रखा था कि वो अपनी बेटी की शादी अपने ही राज्य के किसी अच्छे नौजवान के साथ करेंगे और फिर उनका महल अपने ही महल के बराबर में बनवा देंगे, ताकि महाराज की बेटी और उनका दामाद उसमें रह सके। अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए राजा ने महल बनाने के लिए सबसे बेहतरीन कारीगर और मजदूरों को इकट्ठा भी कर लिया था। महाराज अपनी पत्नी से भी बहुत ही प्रेम करते थे। वैसे तो महाराज मलय केतु हर तरह से एक प्रजा पालक राजा थे, जो अपनी प्रजा की सभी समस्याओं और तकलीफों को दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन महाराज की इस जिद ने सबको परेशान कर रखा था कि वह राजकुमारी की शादी किसी दूर दराज के राज्य में नहीं करेंगे। महारानी महाराज मलय केतु को बहुत ही समझाती कि लड़कियां तो पराया धन होती हैं और एक ना एक दिन तो इन्हें अपने ससुराल जाना ही पड़ता है, मगर महाराज के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी। एक दिन की बात है, जब महाराज और महारानी इसी बारे में बातें कर रहे थे तो महारानी कहने लगी, देखिए महाराज, मैं भी तो 7 समंदर पार एक देश की राजकुमारी थी, मगर मुझे भी आपसे शादी करके अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ आना पड़ा था। रानी की ये बात सुनकर महाराज मुस्कुराए और कहने लगे, महारानी, अगर आपके पिता को भी आपसे इतना ही प्रेम होता जितना हमें हमारी बेटी कुसुमलता से है, तो वो भी आपको ब्याह कर इतनी दूर नहीं भेजते। रानी ने जब ये बात सुनी तो नाराज होते हुए कहने लगी, महाराज, आपको पता है मेरे पिताजी तो मेरे बिना खाना भी नहीं खाते थे। मैं एक पल के लिए भी उनकी नजरों से ओझल हो जाती तो वो बेचैन हो जाते थे। रानी की बात सुनकर महाराज को ये एहसास हुआ कि उन्होंने एक अनुचित बात कह दी है, जिसकी वजह से महारानी नाराज हो गई हैं। महाराज कहने लगे, प्यारी महारानी, हमें आप क्षमा कर दीजिए, हमने मजाक मजाक में ही ऐसी बात कह दी थी, बल्कि असल बात तो ये है कि सभी पिता अपनी पुत्री से बहुत ही प्रेम करते हैं। महाराज की बात सुनकर रानी ने बड़े ही नरम लहजे में कहा, महाराज, मेरा विचार है कि हमारी राजकुमारी वल्लभपुर के राजकुमार वीरसेन को पसंद करती है। आपको याद है ना, अपने माता पिता के साथ वह कुछ दिन पहले ही हमारे राज्य में आया था। वैसे तो दोनों कुछ दिनों के लिए ही एक साथ रहे थे, लेकिन इतने कम समय में ही वे आपस में घुल मिल गए थे। उस समय राजकुमार की माँ ने हमसे राजकुमारी का रिश्ता भी मांगा था, लेकिन आपने उस समय ये कहा था कि आप सोच विचार करने के बाद ही कोई जवाब देंगे। मेरा ख्याल तो ये है कि आप इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। राजकुमार वीरसेन हमारी बेटी को बहुत ही खुश रखेगा। महाराज ने रानी की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से उठकर चले गए। असल बात ये थी कि वल्लभपुर राज्य मलयगढ़ राज्य से काफी दूर था और महाराज ये नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी इतने दूर के राज्य में ब्याह कर जाए। महाराज मलय केतु के दरबार में एक मंत्री था जो बहुत ही बुद्धिमान और अक्लमंद था। वो महाराज का बहुत ही वफादार था।
मंत्री का एक नौजवान बेटा था जिसका नाम था विक्रम, जो तलवारबाजी और निशानेबाजी में बहुत ही माहिर था। शक्ल सूरत उसकी ऐसी कि जो देखे देखता ही रह जाए। राजकुमारी कुसुमलता और विक्रम का बचपन एक साथ ही गुजरा था। महाराज और महारानी विक्रम को अपने बेटे की तरह से ही प्यार करते थे। यही कारण था कि विक्रम की शिक्षा राजकुमारी के साथ ही हुई थी। वे दोनों एक दूसरे से बहुत ही घुले मिले हुए थे और साथ ही साथ एक दूसरे के सुख दुख के साथी भी थे। गर्मियों की एक दोपहर का समय था जब सभी लोग खाना खाने के बाद अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक दासी भागती हुई महारानी के पास आई और कहने लगी, महारानी जी, जल्दी जल्दी मेरे साथ चलिए, राजकुमारी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। दासी की बात सुनकर रानी घबरा गई और दौड़ती हुई वो राजकुमारी के कमरे में पहुंची। उसने देखा कि कुसुमलता अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। ऐसा मालूम होता था जैसे वह सो रही हो। महारानी ने बड़े ही गुस्से भरी नजरों से दासी को देखा और कहने लगी, राजकुमारी तो सो रही है और तुम कहती हो कि उसकी तबीयत खराब है। दासी डर के मारे थर थर कांपने लगी और बोली, महारानी जी, राजकुमारी अभी कुछ पल पहले ही मुझसे खिलखिलाकर हंसते हुए बातें कर रही थी। अचानक उन्होंने एक चीख मारी और बिस्तर पर गिर पड़ी। मैंने इन्हें बहुत आवाज लगाई लेकिन इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये बात सुनकर महारानी भी परेशान हो गई। उन्होंने पहले तो हिला डुलाकर राजकुमारी को उठाने की कोशिश की, लेकिन जब वह अपनी कोशिश में नाकामयाब रही तो उन्होंने महाराज को संदेश भिजवाया, राजकुमारी की तबीयत खराब है। ये सुनकर महाराज के तो हाथों के तोते उड़ गए। वह भागते हुए राजकुमारी के कमरे में पहुंचे। महल के सभी वैद्य और हकीमों को अपने सामने हाजिर किया। वैद्य हकीमों ने राजकुमारी की जांच की। मंत्री का बेटा विक्रम वो भी वहां पर उदास खड़ा था। थोड़ी देर के बाद जब सभी वैद्य और हकीमों ने जांच पूरी की तो वो एक तरफ मायूस होकर खड़े हो गए। वो कहने लगे कि राजकुमारी की बीमारी उनकी समझ में नहीं आ रही है। ये सुनकर महाराज के चेहरे का रंग उड़ गया। वो सिर पकड़कर बैठ गए। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। महाराज ने उसी समय राज्य के अन्य हकीमों और वैद्यों को अपने महल में बुलवा भेजा। सभी ने राजकुमारी की जांच की, लेकिन किसी को भी राजकुमारी की बीमारी समझ में नहीं आ रही थी और राजकुमारी बेसुध सी अपने बिस्तर पर लेटी रही। इसी तरह से शाम हो गई। अगले रोज मायूस होकर महाराज ने ये ऐलान करवा दिया कि जो भी राजकुमारी को उसकी नींद से बाहर लाएगा उसी के साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। ये घोषणा सुनने के बाद भी कोई व्यक्ति महल में हाजिर नहीं हुआ। सभी लोग यही सोच रहे थे कि जब बड़े बड़े वैद्य और हकीम राजकुमारी की बीमारी का इलाज नहीं कर पाए तो वे क्या कर लेंगे। ऐसी परिस्थिति में महाराज और महारानी बहुत ही परेशान हो चुके थे। इन दोनों की परेशानी बढ़ती ही जा रही थी कि इतने में एक पहरेदार ने आकर उन्हें संदेश दिया कि वल्लभपुर का राजकुमार वीरसेन आया है। वो राजकुमारी के इलाज के बारे में महाराज से मिलना चाहता है। महाराज, जो सभी ओर से नाउम्मीद हो चुके थे, उन्होंने तुरंत राजकुमार वीरसेन को अपने कमरे में बुलाया। महल के पहरेदार राजकुमार वीरसेन को लेकर हाजिर हो गए। महाराज राजकुमार वीरसेन से पहले भी मिल चुके थे। जब कुछ दिन पहले वो अपने माता पिता के साथ महल में आया था। राजकुमार वीरसेन ने महाराज को बड़ी ही विनम्रता से प्रणाम किया और कहने लगा, महाराज, मैं अपने कुछ साथियों के साथ शिकार पर निकला हुआ था जब मुझे ये खबर मिली कि राजकुमारी नींद से नहीं जाग रही है। मेरा ख्याल है कि उनकी इस बीमारी का इलाज मेरे पास है, इसीलिए मैं आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। राजकुमार के बात करने के तरीके और उसके शिष्टाचार ने महाराज को बहुत ही प्रभावित किया। महाराज मन ही मन में ये सोचने लगे कि अगर इस बहादुर नौजवान ने मेरी बेटी को ठीक कर दिया तो वो जरूर राजकुमारी की शादी इससे ही कर देंगे। फिर भी महाराज ने अपनी तसल्ली के लिए एक सवाल पूछा
कि तुम तो एक राजकुमार हो, कोई वैद्य या हकीम तो नहीं, तो फिर तुम राजकुमारी को कैसे ठीक करोगे। राजकुमार वीरसेन बड़ी ही विनम्रता से कहने लगा, महाराज, राजकुमारी को कोई बीमारी नहीं हुई, बल्कि ये तो कुछ और ही है। महाराज ये सुनकर बहुत ही हैरान हुए और कहने लगे, तुम्हारा मतलब कि ये कोई जादू टोना है। राजकुमार ने कहा, जी नहीं महाराज, मैं ये भी नहीं कह सकता। इसके बाद राजकुमार ने एक छोटी सी डिबिया अपनी जेब से निकालते हुए महाराज को दिखाई और कहने लगा, राजकुमारी को जो कुछ भी हुआ है उसका इलाज इस छोटी सी डिबिया में मौजूद है। महाराज बड़ी ही हैरानी और दिलचस्पी से उस डिबिया को देखने लगे। वीरसेन की बातों में न जाने कैसा असर था कि महारानी को भी ये विश्वास हो गया कि उनकी बेटी अब ठीक हो जाएगी। मंत्री का बेटा विक्रम भी वहीं पर खड़ा था और वो बड़े ही ध्यान से ये सारी बातें सुन रहा था। इसके बाद वे सभी लोग उस कमरे में पहुंचे जहां राजकुमारी बेसुध सी पड़ी हुई थी। राजकुमार वीरसेन ने बड़े ही ध्यान से राजकुमारी को देखा। कुछ सोचते हुए उसने वो छोटी सी डिबिया खोली। उसमें एक पंख निकला। वो पंख सुनहरी रंग का था जो चमक रहा था। राजकुमार वीरसेन ने उस पंख को राजकुमारी के पैरों के तलवों से लगाया। जैसे ही पंख ने राजकुमारी के तलवों को छुआ, राजकुमारी को एक हल्की सी छींक आई और वह बिस्तर से उठ खड़ी हुई। वो बड़ी हैरानी से सबको देख रही थी। महाराज और महारानी खुशी से फूले न समा रहे थे। महाराज ने जल्दी से आगे बढ़कर राजकुमारी को अपने गले से लगा लिया। तब राजकुमारी कहने लगी, पिताजी, मुझे क्या हो गया था? कुछ नहीं मेरी बेटी, तुम बिल्कुल ठीक हो। और फिर महाराज ने राजकुमार वीरसेन की तरफ देखते हुए कहा, हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। थोड़ी ही देर में ये खबर पूरे राज्य में फैल गई। इस खुशी के मौके पर महाराज ने गरीबों के लिए खजाने के मुंह खोल दिए। कुछ दिनों के बाद महाराज के वचन के अनुसार राजकुमारी कुसुमलता और राजकुमार वीरसेन की शादी कर दी गई। जब राजकुमारी की विदाई का समय आया तो वो अपने पिता के सीने से लगकर रोने लगी। महाराज ने बड़े ही प्यार से अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा और कहने लगे, बेटी, मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था। हर लड़की को एक ना एक दिन अपने घर जाना ही पड़ता है। ये तो हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि तुम्हारी शादी राजकुमार वीरसेन जैसे सुंदर और बहादुर राजकुमार से हो रही है। दूसरी तरफ महारानी राजकुमारी से अलग होने के कारण बहुत दुखी थी, मगर उसे इस बात की खुशी भी थी कि महाराज ने राजकुमारी की शादी के बारे में अपनी जिद छोड़ दी थी। महारानी ने भी अपनी बेटी को गले से लगाया और खूब आशीर्वाद दिया। इस मौके पर महाराज के दरबार के सभी दरबारी और कर्मचारी वहां पर मौजूद थे। महाराज ने अपनी बेटी को कई कीमती तोहफे दिए और साथ ही साथ सैनिकों की एक टुकड़ी सुरक्षा के लिए उन दोनों के साथ भेजने का फैसला किया। अपने ससुराल जाने से पहले राजकुमारी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। तभी उसकी नजर मंत्री के बेटे विक्रम पर पड़ी। वह एक कोने में खड़ा था। राजकुमारी दौड़कर उसके नजदीक पहुंची और उसका हाथ पकड़कर कहने लगी, अगर तुम ये सब कुछ नहीं करते तो मेरी शादी कभी भी राजकुमार वीरसेन से नहीं होती। तुमने इतनी अच्छी योजना बनाई थी कि पिताजी अपनी जिद छोड़ने पर मजबूर हो गए। विक्रम मुस्कुराकर कहने लगा, मुझे ये बात अच्छी तरह से मालूम थी कि जब कोई राजकुमारी किसी मुसीबत में पड़ जाती है तो सभी राजा महाराजा ऐसी ही घोषणा करवाते हैं कि जो भी राजकुमारी को उस मुसीबत से बाहर निकालेगा उसके साथ राजकुमारी की शादी कर दी जाएगी। मैंने ही ये योजना बनाई थी कि तुम झूठ मूठ का नाटक करते हुए बेसुध सी बिस्तर पर पड़ी रहो और राजकुमार वीरसेन तुम्हें ठीक कर देगा। साथ ही साथ राजकुमार वीरसेन ने भी बड़ी ही समझदारी के साथ अपना काम किया। महाराज को बिल्कुल भी संदेह नहीं हुआ। अब बस मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि वहां पर जाकर तुम हम लोगों को भूल मत जाना। ये बात सुनकर राजकुमारी उदास मन से कहने लगी, मैं पिताजी महाराज को, रानी माँ को और आप जैसे सच्चे दोस्त को
कैसे भूल सकती हूँ। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजकुमार वीरसेन भी उनके नजदीक आकर खड़ा हो गया। जब उसने राजकुमारी की आंखों में आंसू बहते देखे तो वो सब कुछ समझ गया और विक्रम से कहने लगा, विक्रम, तुम एक अच्छे और सच्चे दोस्त हो। अगर तुम वो योजना ना बनाते तो मेरी शादी कभी भी राजकुमारी से ना होती। तुम्हारा ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। ये कहकर उसने विक्रम को गले लगा लिया। विक्रम ने राजकुमारी के सिर पर हाथ फेरा और उसके बाद राजकुमारी अपने काफिले के साथ अपने ससुराल वल्लभपुर के लिए रवाना हो गई। तो दोस्तों, कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।